सुप्रभात। मैं सुनीता झा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम पढ़ा था, जो कि एक विकारी शब्द है, और हमने जाना था कि उसमें विकार या बदलाव कारक के वजह से आते हैं। लेकिन कारक अभी तक हम नहीं जानते कि ये है क्या और इसके वजह से बदलाव क्यों आता है। तो चलिए आज हम कारक को ही जानते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कारक है क्या और कारक का कार्य क्या है, क्या करता है, उसे जानना हमें क्यों आवश्यक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, लकड़ी, काठी, काठी, घोड़ा, घोड़े, दुम, जो मारा हथौड़ा। इन शब्दों से आप लोगों को जरूर कुछ याद आ रहा होगा। बहुत पुराना और बहुत फेमस गाना है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सोच रहे होंगे कि मैम भूल गई, लेकिन मैम भूली नहीं है। उनकी आवश्यकता आपको बताने के लिए मैंने उन चीजों को छोड़ दिया। तो आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मिस क्या किया हुआ है मैंने, की लकड़ी, की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पर जो मारा हथौड़ा। यानी कि ये जो छोटे छोटे शब्दों का टुकड़ा है, इसकी वजह से ये पूरा गाना ही अधूरा लग रहा था। सोच लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अतः इसे जानना तो जरूरी होगा ही। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ये बच्चों यही कहलाते हैं परसर्ग या विभक्ति, जो कि कारक के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं कारक। जैसे यहाँ पे लकड़ी संज्ञा है, काठी भी संज्ञा है, तो इन दोनों के बीच का संबंध इसने बताया, यहाँ पर भी संबंध बताया। उसके अलावा घोड़े के दुम पर, ये के जो है घोड़ा संज्ञा का, इससे संबंध बता रहा है, और पर से भी पर संबंध बता रहा है बाकी क्रिया शब्दों से। ठीक है बच्चों, अब आगे जानते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। कारक के 8 भेद होते हैं। बारी बारी से हम इनको जानेंगे। पहला है कर्ता, और इसका परसर्ग है ने। कर्ता का मतलब हम लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक उदाहरण, सक्षम ने पत्र लिखा, तो यहाँ क्रिया क्या है, लिखना, और लिखने वाला कौन है, सक्षम। तो सक्षम क्या हुआ, कर्ता। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसमें जानने वाली बातें हैं कि जो चिन्ह है यानी परसर्ग जो है, कर्ता के साथ तभी प्रयुक्त होता है जब क्रिया भूतकाल में हो, साथ ही साथ वो सकर्मक हो। सकर्मक अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो। जैसे यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म लगा है पत्र, और ये भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पर ने प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर आयान दौड़ता है, ये वर्तमान काल में है और दौड़ने के साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर ने का चिन्ह नहीं है। जैसे राम ने आम खाया, लेकिन राम आम खाता है, तो भूतकाल के साथ ने का प्रयोग हुआ, लेकिन वर्तमान के साथ हमने देखा कि नहीं हुआ, जबकि यहाँ भी राम है और इसने भी आम ही खाया था। लेकिन काल के वजह से यहाँ पर परसर्ग नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों। अगला है कर्म को। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो वो कहलाता है कर्म। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, चलाने की, और उस चलाने का प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है, चल क्या रहा है, साइकिल। तो यहाँ पर साइकिल जो हुआ वो हुआ कर्म। जैसे यहाँ पर भी है, लिखा, क्रिया है लिखना, लेकिन लिखने का प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है, लिखा क्या जा रहा है, पत्र, तो पत्र हुआ कर्म। ठीक है बच्चों। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कहलाता है कर्म। उसके लिए परसर्ग चिन्ह है को, लेकिन ये भी कभी कभी परसर्ग रहित भी होते हैं और परसर्ग सहित भी। जैसे यहाँ देखिए, माँ ने बच्चे को डांटा, सक्षम ने पत्र लिखा, यहाँ पे डांटने का प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर, यानी डांटा जा रहा है बच्चा।
तो बच्चा जो है वो कर्म है और इसके साथ यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है को, लेकिन यहाँ लिखने का प्रभाव जब पत्र पर पड़ रहा है तो यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है को। कारण जब किसी सजीव के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर को का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निर्जीव पर जब क्रिया का प्रभाव पड़े तो वहां पर को का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहन ने दूध गिरा दिया, अब यहाँ पर गिरा क्या, दूध, लेकिन दूध के बाद हमने को का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बच्चा दूध जो है वो निर्जीव है। लेकिन मैं जब बोलूं कि मोहन ने बच्चे को गिरा दिया तो यहाँ पर बच्चे के साथ को का प्रयोग करना अनिवार्य है। मोहन बच्चे गिरा दिया नहीं बोल सकते, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक क्या है, करण, और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से, के, द्वारा। क्रिया को हमेशा बिना किसी साधन के नहीं किया जा सकता, तो क्रिया को जिस साधन के द्वारा, जिस चीज की मदद के द्वारा किया जाए वो कहलाते हैं करण। जैसे बच्चा खेल रहा है तो किस चीज से खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, तो खेलने की क्रिया किस चीज की सहायता से की गई, गेंद की सहायता से, वो गेंद कहलाएगा करण। राम कलम से पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखना तक तो हमें पता था कि क्रिया भी है कर्ण भी है। अब वो किसकी सहायता से पत्र लिख रहा है, तो कलम की सहायता से, तो ये कलम क्या हो गया, करण कारक। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है सक्षम कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखना तो हम लोग इन दोनों में भी जानते थे, लेकिन अब यहाँ एक क्या जुड़ा है, कलम से, यानी कि कलम की सहायता से पत्र लिख रहा है, ये हो गया करण कारक। ठीक है। चौथा कारक है संप्रदान, और इसके चिन्ह है को, के लिए। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है वो कहलाते हैं संप्रदान कारक। जैसे मैं अपने मित्र के लिए तोहफा लाया, तो किसके लिए तोहफा लाया, मित्र के लिए, तो हमने क्या किया है, मित्र के लिए कुछ किया है, तो ये हो गया संप्रदान कारक। माने भिखारी को पैसे दिए, माने कुछ दिया, किसे दिया, भिखारी को, तो ये भिखारी को मित्र के लिए ये कहलाएंगे संप्रदान कारक। समझ में आए बच्चों, जब किसी को कुछ दिया जाए या उसके लिए कुछ किया जाए, जैसे पापा मेरे लिए मिठाई लाए, मैंने पापा को पानी दिया, तो पापा मेरे लिए कुछ किए और मैंने पापा को दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैं उस पहले मेरे लिए था कारक और दूसरी बार पापा को हो गया कारक, यानी संप्रदान कारक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है, तो फिर हम जानेंगे कैसे कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर मैंने यहाँ लिखा है, कर्म को तथा संप्रदान को में क्या अंतर है। क्रिया के प्रभाव को दर्शाने वाला को कर्म कहलाता है। जब बताते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो ये रावण के ऊपर प्रभाव पड़ा मारने का, तो वो कहलाया कर्म, यानी कि जिस शब्द के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ा वो हो गया कर्म। लेकिन जब किसी को कुछ देने का बोध हो रहा हो तो ऐसे में को कहलाएंगे संप्रदान। ठीक है बच्चों, जब किसी को कुछ दिया जाए तो वो को संप्रदान होगा, और जब क्रिया का प्रभाव किसी चीज पे पड़े वो दर्शाने के लिए को का प्रयोग हो तो वो कहलाएंगे कर्म को। उदाहरण के लिए मैं 5 वाक्य यहाँ पर कर्म को और संप्रदान को लिख रही हूँ, आप लोग लिखेंगे और अपनी समझ से भी 5 वाक्य लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने उदाहरण में एक लिखा है पत्र को, जो कि सजीव नहीं होते हुए भी मैंने लिखा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने पत्र फाड़ दिया, पत्र को फाड़ दिया भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग हम जनरली नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। तो बच्चों इसी तरह के 5 वाक्य आप लोग भी खुद से लिखेंगे। उसके आगे अगला
कारक, पांचवा कारक है अपादान और इसका भी चिन्ह है से। जैसे करण कारक का से के द्वारा था, उसी तरह अपादान का भी चिन्ह है से। जिस शब्द से अलग होने, दूरी या डरने का बोध हो। करण कारक क्या बता रहा था? क्रिया को करने वाले साधन के बारे में, यानी कलम से लिखता है, फुटबॉल से खेलता है आदि, किसके द्वारा क्रिया की जा रही है। लेकिन अपादान दूरी के बारे में बताएगा, डरने के बारे में बताएगा या अलग होने के बारे में बताएगा। जैसे वह अंधेरे से डरता है, यहाँ किस चीज से डर हो रहा है? अंधेरे से। किस चीज से डर रहा है? अंधेरे से। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है सक्षम दिल्ली से आ गया, यानी सक्षम जो है वो दिल्ली से दूर हो गया, दिल्ली के करीब नहीं है, यानी ये से दिल्ली से दूरी का बोध करा रही है। तो ये हो गए अपादान से। बच्चों यहाँ अंतर लिखा हुआ है, जिस शब्द से क्रिया को करने के साधन का बोध हो वो कहलाते हैं करण कारक, जो मैंने अभी अभी समझाया आप लोगों को। तथा जहां प्रयुक्त से दूरी, डर या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ करण से में मैंने लिखा है, जो साधन बता रहा है वह फुटबॉल से खेलता है, यानी फुटबॉल से खेलने का साधन बताया जा रहा है। खेलने का साधन क्या है? फुटबॉल। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, जाना क्रिया का साधन क्या है? बस से। वह चाकू से फल काटता है, काटता किस चीज से है? चाकू की सहायता से। मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, किस चीज से पढ़ता हूँ? पुस्तक से। और यहाँ अलग होने, डरने आदि का बोध है। पेड़ से पत्ते गिर गए, पत्ते किस चीज से दूर हुए? पेड़ से। वह बस से उतर गया, किस चीज से दूर हुआ? उतर गया बस से, यानी कि बस से दूर हो गया, अलग हो गया, यानी वो बस से दूरी की बात की जा रही है। मेरा घर बाजार से दूर है, बाजार से दूर है यानी बाजार से दूरी के बारे में बोध करा रहा है। मुझे सांप से डर लगता है, तो ये क्या हो गए? अपादान कारक। 5 कारक हम लोग समझ गए। अगला है संबंध कारक। संबंध का मतलब आप लोग जानते होंगे, रिलेशन। उसी को यहाँ पे बताया गया है। जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनामों से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पे संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह मैंने यहाँ लिखे हैं, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हो, वे शब्द कहलाते हैं संबंध कारक। जैसे सक्षम का दोस्त आया है, दोस्त संज्ञा है, सक्षम भी संज्ञा है, इन दोनों का संबंध किसने बताया? का। तो ये हो गया संबंध कारक का चिन्ह और संबंध कारक हो गया सक्षम। वह मेरा भाई है, भाई संज्ञा शब्द है और मैं सर्वनाम शब्द है। मैं में रा जुड़ा है यानी मेरा, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक। रा, रे, री मैंने बताया, उसी तरह ना, ने, नी बताया मैंने। तो मैंने अपनी कलम दोस्त को दी, तो ये नी क्या है? संबंध कारक का चिन्ह, और ये जुड़ा है अपने शब्द से, तो ये हो गए संबंध कारक। ठीक है बच्चों की और की में अंतर, ज्यादातर लोगों को इसमें परेशानी होती है कि कौन सी की कहाँ लिखी जाए, हर्षई या दीर्घई वाली की। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर संक्षेप में बता रही हूँ। बार बार लिखने से या पढ़ने से ही आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। अभ्यास सबसे जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये की यानी हर्षई वाली की का प्रयोग ज्यादातर क्रिया के बाद होता है, यानी ज्यादातर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए या किसी के कहे हुए बात को समझाने के लिए इनका प्रयोग कहा जाता है। उसने कहा कि, वह जाते ही बोलने लगा कि, उसने मुझे बताया कि। तो यहाँ उसने मुझे बताया और की के बाद कोई एक वाक्य जरूर होगा। 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, बताया, कहा आदि क्रिया है। क्रिया के बाद इन की का प्रयोग किया गया है और इसमें हर्षई की मात्रा लगी हुई है। परंतु दीर्घई वाली की संबंध बताते हैं 2 संज्ञा शब्दों के बीच,
और क्रिया के लिए भी इस की का प्रयोग किया जाता है। जैसे सक्षम की बहन नटखट है, वह राम की मित्र है। तो यहाँ की क्या है? मित्र और राम, सक्षम और बहन, दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए बड़ी ई यानी दीर्घई वाली की का प्रयोग हुआ है। साथ ही लिखा है मैंने दूसरा वाक्य, सक्षम ने थोड़ी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर ये की क्या है? क्रिया। तो क्रिया को भी की जब लिखते हैं तो बड़ी ई के साथ लिखते हैं। ठीक है, की और की का अंतर आप अभ्यास की सहायता से ही समझ सकते हैं। अगला कारक है अधिकरण और इसका चिन्ह है में और पर। जिस शब्द से क्रिया के आधार, समय या स्थान का बोध हो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, मैंने बस्ते में पुस्तक रख दी, वह छत पर खेल रहा है। माँ घर में बैठी है। तो यहाँ में या पर जो है स्थान के बारे में बता रहा है, या आधार यानी बेस किस चीज के ऊपर है इस चीज के बारे में बता रहा है। अब आखिरी कारक है संबोधन, जिसका चिन्ह है हे, अरे, अजी आदि और भी बहुत कुछ। जब हम किसी को बुलाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे, अजी आदि, वो सब कहलाते हैं संबोधन। जैसे हे भगवान मुझे शक्ति दो, यहाँ हमने भगवान को अपने तरफ, अपनी मुसीबतों की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। ऐसे संबोधन कारक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि कुछ विद्वानों के अनुसार संबोधन और संबंध कारक नहीं गिने जाते। कारण कारक की परिभाषा हमें बताती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताता है, लेकिन संबंध कारक क्या करता है? दो संज्ञा शब्दों का ही आपस में संबंध बताता है, दो संज्ञा शब्दों का, अन्य शब्दों से इसका कोई मतलब नहीं है। बहन नटखट है मुख्य शब्द है, मुख्य वाक्य है, लेकिन सक्षम की ये बहन की विशेषता बताई गई है, इसलिए इसे बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये कारक नहीं है। दूसरा, इसे भी कारक नहीं माना जाता क्योंकि है या अरे जो है वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध नहीं बताते हैं, साथ ही ये संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों हमने सभी कारक को बहुत विस्तार से पढ़ा। अब इसे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग एक जगह पर लिखेंगे ताकि याद करने में और समझने में आसानी हो सके। आप याद करने के लिए उन परिभाषाओं को देख सकते हैं और यहाँ पर चार्ट से आप सारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ प्रथमा विभक्ति, बच्चों संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन हिंदी में इसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी मैंने इसको क्रम संख्या के रूप में लिख दिया। कारक है कर्ता और उसका विभक्ति चिन्ह ने, यहाँ तक हमने पढ़ा है। लेकिन ये पहचान के लिए हमें कई बार जब प्रसर्ग है तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्ता ने है, लेकिन अगर प्रसर्ग ना हो तो पहचानने में हो सकता है परेशानी हो, या हो सकता है अधिकरण में या अपादान में हमें परेशानी हो कि कैसे पहचाने कारक। उनके लिए हम प्रश्न लगाते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न लगाने के बाद जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा कारक। ठीक है, तो जैसे कर्ता को पहचानने के लिए हम प्रश्न लगाते हैं किसने या कौन। उदाहरण के लिए वाक्य है साक्षी ने पाठ पढ़ा, यहाँ प्रसर्ग है तो हम जानते हैं कि साक्षी जो है वो ने लगा हुआ है साक्षी के साथ, तो ये है कर्ता। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रसर्ग नहीं लिखा है, साक्षी लिखती है, तो प्रश्न हम लगाएंगे कौन लिखती है। साक्षी सलमा को पेंसिल देती है, यहाँ पे दो संज्ञा है। अब हमें पहचानना है कि कर्ता कौन है, साक्षी या सलमा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न लगाएंगे कौन देती है। तो साक्षी देती है तो कौन का उत्तर क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता यहाँ पे कौन हो गई, साक्षी। ठीक है बच्चों, यानी प्रश्न लगाने के बाद हम कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। उसी तरह द्वितीय है कर्म चिन्ह को, और उसे पहचानने के लिए प्रश्न है किसे और किसको। साक्षी ने श्याम को बुलाया, किसको बुलाया। अगर यहाँ पर हम पूछे कौन बुलाया तो हमें मिलेगा कर्ता यानी साक्षी।
लेकिन हमें ढूंढना है क्या? कर्म। तो किसको बुलाया, यानी बुलाने का असर किस पर पड़ा? तो वो हो गया श्याम। कर्म में क्रिया का असर कर्म के ऊपर पड़ता है ना, तो बुलाने का असर किस पे पड़ा? श्याम पे। तो किसको बुलाया? श्याम को। साक्षी पत्र लिखती है। अब यहाँ पर परसर्ग नहीं है, तो प्रश्न ये लिखने का असर किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। प्रश्न क्या करेंगे? क्या लिखती है? पत्र को लिखती है, और ये हमें उत्तर मिल जाएगा कर्म का। ठीक है। अगला है तृतीया, यानी करण से के द्वारा। इसके लिए प्रश्न है किससे किसके द्वारा। बच्चों हमेशा जो ये है चिन्ह है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, इसीलिए प्रश्न ना भी आप याद करें तो ये आपकी सहायता करेगा। जो भी चिन्ह है बस उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। से किससे, के द्वारा, किसके द्वारा। साक्षी कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से। तो करण कारक क्या हुआ? कलम। संप्रदान चतुर्थी, को के लिए, किसे किसको, को किसको, के लिए किसके लिए। साक्षी ने रीमा को पत्र दिया। किसे दिया? रीमा को। यहां पर हमें याद रखना है कि संप्रदान में को जो है किसी को देने का भाव होता है, तो यहाँ पर किसको दिया? रीमा को। साक्षी रीमा के लिए फल लाई। किसके लिए लाई? रीमा के लिए। तो ये क्या हो गए? संप्रदान कारक। पंचमी है अपदान से, जिसमें दूरी, डर, अलगाव आदि का बोध होता है। प्रश्न क्या होगा? किससे। चिड़िया पेड़ से उड़ गई। किससे दूर हुई? किससे अलग हुई? पेड़ से अलग हुई। साक्षी स्कूल से आ गई। कहां से आई? कहां से दूर हुई? स्कूल से। चोर पुलिस से डरता है। किससे डरता है? पुलिस से डरता है। षष्ठी संबंध, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। प्रश्न है किसका, किसके, किसकी। ठीक। साक्षी का भाई आया। किसका भाई आया? साक्षी का। मेरी साइकिल खो गई। अब यहाँ पे सर्वनाम के साथ लगा हुआ है इसलिए री, ये वाला। तो किसकी साइकिल खो गई? मेरी। अपना घर मुझे दिखाओ, ये ना, ये वाला चिन्ह। किसका घर दिखाओ? अपना घर दिखाओ। तो ये प्रश्न हमें क्या देते हैं? संबंध कारक। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण, में और पर। प्रश्न होगा में के जैसा किस में, पर के जैसा किस पर। मैं बस में बैठ गई। किस में बैठ गई? बस में। ये मेरे स्थान या आधार के बारे में बता रहा है कि मैं किस में या किस जगह पर बैठी हूँ। मेज पर घड़ी रखी है। किस पर रखी हुई है? मेज पर। तो ये मेज पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। आखिरी है संबोधन। इसको अष्टमी नहीं लिखा जाता बच्चों, संस्कृत में भी यहाँ पे संबोधन ही लिखा जाता, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। संबोधन यानी कि किसी को बुलाने या किसी के तरफ संकेत करने वाले शब्द, है ना। तो यहाँ पर लिखा है चिन्ह, हे, अरे, अजी, ए, ओ आदि जो भी है, ए आदमी, ए बच्चे, जो हम लोग बुलाते हैं, ये क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह। तो मैंने बताया कि इसके बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ए बालक इधर आओ, ये क्या हो गया? ये हो गए संबोधन। लेकिन इसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हम किसी को बुलाने के लिए क्या ए, क्यों ए करके नहीं ना बुला सकते। तो ये यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं लगता, बस इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कारक को बहुत विस्तार से समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बच्चों, अभी तक आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही आप वीडियो देखते हैं ठीक से, क्योंकि मुझे वहां पर व्यू और सब्सक्राइब नजर आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि आपने अभी तक फांकी मारना नहीं छोड़ा। तो प्लीज फांकी मत मारिए और उसे देखिए ताकि आप समझ सकें। अभ्यास कीजिएगा इसका। और मैं अभी के लिए आपको बाय बाय करती हूँ। मिलते हैं फिर नए वीडियो।